देश में नागरिकता कानून के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे चर्चाओं में है। सीएए को लेकर सियासी दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ आंदोलन जारी है। उधर सरकार सीएए एनआरसी के मुद्दे पर पैर पीछे करने को तैयार नहीं। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाकर सरकार ने आवाम को धर्म की राजनीति में उलझा दिया है। कांग्रेस शासित राज्यों में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और सीएए के खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन जारी है। पंजाब, केरल के बाद राजस्थान की सरकार भी न केवल सीएए बल्कि एनआरसी और एनआरपी के खिलाफ विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव ला चुकी है। अब महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 28 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इस दौरान युवा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। नागरिकता कानून और धर्म पर राजनीति जैसे मुद्दों के खिलाफ राहुल संबोधित करेंगे। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में जो संभावनाएं थी, नौजवानों को जो पोटेंशियल था, उनसे छीना जा रहा है, अवसर छीने जा रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग रैली कर रहे हैं ताकि ये ना रहे कि विवादित मुद्दे संसद में क्या हो रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है, उससे ध्यान भटकाने की जो कोशिश हो रही है उसको रोकने के लिए कल की रैली आयोजित की जा रही है। और जब तक फीडबैक हमें मिला है, पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर लाखों की तादाद में नौजवान लड़के लड़की यहाँ पर आएंगे और हमारी जो बात है उसको समर्थन देंगे। उधर सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। जहां शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन पर बीजेपी की ओर से बड़ी बात कही गई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस वार्ता करके कहा है कि शाहीन बाग एक विचार बन गया है और यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग रह रहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये विरोध सीएए का विरोध नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध है। हमने बार बार बताया कि नागरिकता संशोधन विधेयक किसी की नागरिकता नहीं छीनता। इस देश का हर मुस्लिम नागरिक इज्जत के साथ इस देश में रहता है और रहेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस और आप पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और केजरीवाल खामोश हैं, लेकिन उनके लोग खूब बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर वहां जाकर क्या क्या बोले हैं वो आप सभी को पता है। पीड़ा की बात है और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि एक कानून जो अल्पसंख्यक लोगों को, पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने का था, उस कानून पर इतना विरोध और सारे देश की विरोधी ताकतें एक हो गई हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीए पर सियासी हलचल के बीच यूपी में सीए विरोध का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से सीधे संपर्क का खुलासा हुआ है। ईडी की रिपोर्ट में पता चला है कि जिन इलाकों में सीए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई थी, वहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हाथ होने के तार जुड़े हैं। रिपोर्ट का दावा है कि 73 बैंक खातों में 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा की गई थी। इन पैसों का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए हुआ था। अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर कोई खास दिन इस तरह का वित्तीय लेन देन हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। प्रतिपक्ष हमेशा से सत्ता पक्ष को मुद्दों के जरिए घेरता रहा है, लेकिन नए खुलासों के बीच ऐसा भी अंदेशा यह भी है कि कहीं सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर देश विरोधी ताकतें देश के मुद्दों को ही हाईजैक ना कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के जयपुर दौरे की। राहुल गांधी युवा आक्रोश रैली में शिरकत करने आ रहे हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बात और आगे है। सीए का भी जिक्र होगा और कांग्रेस ने साफ दावा किया है कि सीए के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में सियासी पारा सीए को लेकर के चढ़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए कि वो शाहीन बाग क्यों नहीं जा रहे, और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के माध्यम से देश को विभाजन करने वाली शक्तियों को प्रमोट करना है। चलिए हम तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। उधर ममता बनर्जी ने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करा दिया है। यह चौथा राज्य सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला बन गया है। तो चलिए इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे, और चर्चा करने में इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अभिषेक सांघी हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी से, और संजय माधव सीपीएम नेता हमारे साथ हैं, और कांग्रेस विचारक के रूप में हमारे साथ मौजूद रहेंगे
उपेंद्र राज पुरोहित, सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा वीरेंद्र जी, और हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं और बीजेपी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि राहुल गांधी के दौरे पे ही सवाल खड़ा कर रही है। जी देखिए, जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कल कांग्रेस पार्टी के राजकुमार जयपुर आ रहे हैं और इस रैली को उन्होंने नाम दिया है युवा आक्रोश रैली। तो बहुत अच्छी बात तो राजस्थान के युवाओं के लिए है कि जो उनमें आक्रोश अभी भरा हुआ है इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उस आक्रोश को संबोधित करने के लिए ही कांग्रेस के बड़े लीडर जयपुर में आ रहे हैं। आप ये देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने वादे किए प्रदेश की जनता से, प्रदेश के युवाओं से, उन वादों में एक भी वादा इस कांग्रेस सरकार ने पूर्ण नहीं किया है। इनका सबसे बड़ा वादा था किसान की कर्ज माफी का वादा कि 10 दिनों में किसान की कर्ज माफी कर देंगे, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री को हटा देंगे। मैं समझता हूं किसान की कर्ज माफी तो इन्होंने की नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि शायद राहुल गांधी अशोक गहलोत जी को हटाने आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने किसानों की कर्ज माफी नहीं की। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि हम युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो दूर है, कांग्रेस की सरकार युवाओं को लाठियां दे रही है। योगेंद्र जी, आप आज की स्थिति देखिए, कांग्रेस के कार्यालय के बाहर किस प्रकार युवा आंदोलन कर रहे हैं, और अभी गत दिनों ही किस प्रकार युवा इस भयंकर ठंड में पानी की टंकियों पर चढ़े हुए थे, किस प्रकार युवा सड़कों पर रात को 3-4 दिन तक रात को किस प्रकार इस ठंड में सड़कों पर थे। तो युवा में जो आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, जो आंदोलन कर रहा है सरकार के खिलाफ, वह कांग्रेस सरकार को देखना चाहिए कि भैया युवाओं का आक्रोश समाप्त करने के लिए आप रैली कर रहे हैं, क्या युवाओं को आक्रोश को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं कांग्रेस ये नहीं कर पा रही है कि वास्तविकता में करना क्या है। कंफ्यूजन आपके हिसाब से? कंफ्यूजन नहीं, बहुत कुछ है। आप देखिए, एक भी वादा, कोई भी वादा ये पूर्ण नहीं कर पाए। राजस्थान की स्थिति क्या है अपराधों में, आप देखिए, बाल तस्करी हो, महिला अपराध हो, दलितों के ऊपर अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, इनमें राजस्थान प्रथम नंबर पे आ गया देश में। किस प्रकार की स्थिति इन्होंने राजस्थान की कर दी 1 साल के अंदर, इस प्रकार गर्त में डाल दिया इन्होंने राजस्थान को। और वही राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं, जिन्होंने कल आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं मेड इन कोटा मोबाइल लेके आऊंगा, मैं मेड इन सीकर मोबाइल लेके आऊंगा। तो कहीं भी आपको दिखा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। कोटा में अगर कुछ नजर आया तो मासूमों की मौत नजर आई। इसके ऊपर भी इतनी सियासत हुई कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की मौत तो होती रहती है। इस प्रकार की सियासत इस राज्य में हो रही है, और उस सियासत के ऊपर पर्दा डालने के लिए शायद कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मैं एक ही उम्मीद है यहाँ के युवाओं को कि उनके युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, जो आंदोलन वो कर रहे हैं, उस आक्रोश को राहुल गांधी जी आकर मुख्यमंत्री जी को हटाकर उस आक्रोश को शांत करने का कार्य करें। चले, मैं हर साल अभिषेक सांघी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले तो मैं छोटा सा एक रिएक्शन चाहूंगा राहुल गांधी के दौरे को लेकर के आपका यहाँ पे। ठीक है, राहुल गांधी जो इस समय डिनोट कर रहे हैं वो युवाओं के चेहरे के डिनोट करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर आगे युवा आक्रोश रैली जो कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत हद तक यहाँ पे भाजपा मेरे मित्र से संबंधित उनसे सहमत रहूंगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस का जो कार्यकाल यहाँ पर रहा है वो बेहद अधूरा रहा है। केंद्र को आप, सरकार को आप निशाने पे लगाए, लेकिन उसके से हुआ कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी, वैसे देखे जाए तो बेरोजगारी एक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा इशू है, भाजपा तो उसमें बहुत जबरदस्त फेल हुई। एक उम्मीद की किरण जो कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे युवाओं को बन रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट लगी है। युवाओं को यहाँ पे आके प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं नौकरियों के लिए, एग्जाम टाइम पे हो जाए इसके लिए, नौकरियों को बढ़वाने के लिए। लेकिन अगर युवा को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आखिर क्या करेगा? यह सबसे बेरोजगारी जॉब का सॉल्यूशन नहीं है। यह तो सिर्फ एक तरह से इस चीज का कहते हैं जैसे रेवड़ी पकड़ा देना कि भैया आपको ये मिल जाएगी, लेकिन इससे होगा क्या? इससे हम कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी को भी बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा लेंगे। युवा को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? आज इंडस्ट्रीज बहुत लेवल पे देखा जाए करीबन 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा, रोजगार चला गया है विगत कुछ वर्षों के अंदर, जिसमें साफ तौर से 7 जो कोर सेक्टर हैं उसके अंदर बहुत जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। राजस्थान भी अछूता नहीं रहा है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की अगर हम देखें तो बहुत हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं दोनों पार्टी जब सजग हैं, तो राहुल गांधी जी का यहाँ पर आना युवाओं में जोश बढ़ने के हिसाब से आ रहा है। वो कितना सफल होगा वो वक्त ही बता पाएगा। जी चले, संजय माधव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग तो मंच भी शेयर कर चुके हैं पिछले दिनों आक्रोश को लेकर के सीए में।
अभी राहुल गांधी आ रहे हैं, वो मुद्दे कई हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि निशाना सीएए रहेगा। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आज बाकी सारे सवाल भी महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों की आत्महत्या, आज भी हर आधा घंटे में किसान आत्महत्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो सवाल भी महत्वपूर्ण है। और जहां तक अभी जो अपन बातें हम सुन रहे थे, भी भाजपा के मेरे मित्र कह रहे थे, तो मेरे ख्याल से उन्हें स्मरण नहीं है कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा मोदी जी ने भी 2014 में किया था, और उस हिसाब से 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, और अभी 10 करोड़ के 12 करोड़ हो जाते, 6 साल हो गए। और अभी उसके बाद में अभी अपन देख रहे हैं कि बजाय रोजगार मिलने के 2 करोड़ लोगों को हर साल, अभी हर साल लगभग कुछ करोड़ लोगों को रोजगार जा रहे हैं। अभी पिछले साल दिनों में जितने रोजगार गए हैं, नौकरियां छूटी हैं, वो एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल जो है 50 साल के इतिहास में, और बेरोजगारी सर्वोच्च स्तर पर आज पहुंच गई देश के अंदर। तो इस मामले में दोनों पार्टियां बराबर की दोषी है। कारण क्या है कि जो नव उदारवाद की आर्थिक नीति को लेकर दोनों पार्टियां चलती हैं, उनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही रास्ता है दोनों का। वो चाहे कितने एक दूसरे गाली बकते हैं, विपक्ष में होते तो गाली बकते हैं, सत्ता में आते हैं तो फिर मम कर जाते हैं। बीजेपी इस मामले में उनसे 2 हाथ आगे है। उन्हें क्या है कि रोजगार तो दिए नहीं, किसानों की आत्महत्या रोक नहीं पाए, कर्जा माफी कर नहीं पाए, तो फिर वो पुराना उनका खेल है जो आजादी से पहले से खेलते आ रहे हैं। उनके पास में एक हथियार है, आरएसएस के रूप में उनके पास में एक ऐसा तंत्र है जिसके वो सांप्रदायिक एजेंडा उनका उछाल करके, और वो सीए का खेल, सीए, एनपीआर, एनआरसी, और ये बड़ी चतुराई से जो है अभी बहुत बड़े बड़े झूठ जो है देश की जनता के सामने बोल रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, कभी गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, सीए अलग है, एनआरसी अलग है, एनपीआर अलग है, और तमाम तरह के, जबकि अभी ये सबके सामने साफ साफ आ चुका है योगेंद्र जी कि ये खेल जो है आरएसएस का पुराना जो आजादी से पूर्व का खेल है, वो बाकायदा जब 77 में सत्ता में आए तो उन्होंने कोशिश की, फिर वाजपेयी जी 2003 में चुपके से सरका गए नारी संशोधन कानून में, फिर आए, अब मौका मिला। जनता इस खेल को समझ चुकी है, और जनता बार-बार एक बात जनता बार-बार को चेताती है। नागरिक संशोधन कानून, देखिए ये पहली बार से नहीं, इसमें तो नवा संशोधन हुआ है, ये तो लंबे समय से चल रहा है। नागरिक और एनआरसी की बात जहां तक है, तो राजीव गांधी के वक्त भी 1985 के अंदर ये जब ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ही एनआरसी असम में लागू की गई। नहीं, मैं आप ये जो सही कह रहे हैं, लेकिन इसका जो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसमें जो इस प्रावधान जुड़वाया इसका, और उसके बाद में उसको कांग्रेस सरकार की, ये कांग्रेस की मूर्खता रही कि उसको उन्होंने आगे उसने सत्ता में आने के बाद में वापस नहीं किया और उसको चालू रहने दिया। लेकिन उन्होंने चूंकि उसमें सांप्रदायिक एजेंडे नहीं जोड़े, इसलिए लोगों का ध्यान भी उस तरफ नहीं गया। लोगों को लगा ठीक है एनपीआर हो रहा है, सामान्य प्रतिक्रिया, लेकिन ये हकीकत में इसकी शुरुआत वाजपेयी सरकार ने ही, इसको 2003 में सत्ता में आए थे वो, तब इसको वो इसमें ये प्रावधान सारे जो अपन आज झेल रहे हैं वो करके चले गए थे, और उसको उन्होंने कांग्रेस सरकार ने आगे बढ़ाया। लेकिन चूंकि उसमें जो अभी जो चीजें नहीं है जोड़ के, जो छुपा हुआ एजेंडा था वो सामने आ रहा है इनके, और अभी साफ साफ तय है योगेंद्र जी कि इसका कोई और पर्पज नहीं है। इसके 2 उद्देश्य हैं। ये त्रिशूल भारत की छाती में घोंप रही है भाजपा, इसका 2-3 उद्देश्य है। एक तो नंबर 1, ये जो बेरोजगार, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है, ऐसा विचारधारा है जो कि दिवालिया हो चुकी है, दुनिया भर में फेल हो चुकी है। इनके पास में नया विचार कुछ भी नहीं है। आर्थिक नीतियां कांग्रेस की हैं, वही आर्थिक नीतियां, उन नीतियों से देश के किसानों का, नौजवानों का भला हो नहीं सकता। इसलिए इनके पास में महात्मा की राजनीति का अंग्रेजों का औजार है, फूट डालो और राज करो। सत्ता में आ गए तो अपना हिंदुत्व का एजेंडा क्या डाल रहे हैं, अभी डालो ना। ये सीए एनआरसी जो है बहुत बड़ा, एनपीआर जो है देश की जनता के अंदर सांप्रदायिक विभाजन और देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर के आपके सामने आने वाला है। आज हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। चलिए मैं खतरे को लेकर के एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि सीए को लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा देश के लिए खतरा पैदा कर रही है। बीजेपी में ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की आड़ में देश की विभाजनकारी ताकतें एकजुट होती जा रही हैं। तो विभाजन की पहल कौन कर रहा है? दूसरा, एक ईडी ने बड़ा खुलासा किया, जो मुझे लगता है कि विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, करना भी चाहिए, आपका अधिकार है कि कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, ये भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। अगर ये बात सच्चाई है, जिस तरह से ईडी, क्योंकि एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है जिसने खुलासा किया है कि 73 खातों में 120 करोड़ रुपए गए हैं, और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। वो उस पैसे की फंडिंग कितनी फास्ट तरीके से हुई है, पीएफआई ने उस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज किया है, और आरोप ये लग रहे हैं कि जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उसके पीछे यही पैसा, अगर पैसे के लेन देन से अगर ऐसी ताकतें जो हिंसक घटनाएं पैदा करें, तो मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। हम बेशक ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरे आतंक या विभाजनकारी एक शरीफ या आंदोलनकारी के भेष में ऐसे भेड़िए घुस जाएं जिनको हम पहचान भी ना सकें। तो मुझे लगता है कि देखिए, आंदोलन करना
नारेबाजी करना लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी कर सकता है, लेकिन यह बड़ा गंभीर विषय होगा कि ऐसे लोग अगर इस तरह के आंदोलन को हाईजैक करके और अपने मकसद में कामयाब होंगे तो पता नहीं, ये राजनीतिक बयान तो चलते रहेंगे, हम किस दिशा में चले जाएंगे कोई अंदाजा भी ना लगा पाएगा। योगेंद्र जी, भाजपा से बड़ी टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन सी हिंदुस्तान बताइए आप मुझे। नहीं, मैं ये नहीं करा। मुझे बताइए, मेरा सवाल है, ईडी की ओर जा रहा हूं मैं, बहुत चौंकाने वाला संकेत है। ईडी की हालत क्या है आज? ईडी आज पिछले 6 साल में ईडी ने कोई भी भाजपा का या कोई भाजपा समर्थक व्यापारी पकड़ा आज तक, सिवाय कांग्रेस के नेता हो या कांग्रेस समर्थक। ईडी का आज कोई भी संस्था ऐसी नहीं बची इसका इन्होंने राजनीतिकरण नहीं कर दिया। चलिए वो किया, लेकिन अगर 120 करोड़ फंडिंग 73 खातों में अगर हो रही है और वो पैसा पीएफआई के लोगों के पास में बना है तो अंदाजा लगा सकते हैं। वो मैं आपकी बात से ऐसा यदि हो रहा है तो उनको बाकायदा चिन्हित, सरकार आपके पास में है, आपके सारी मशीनरी आपके पास में, फौज है, पुलिस है, यदि ये खाली नारे क्यों करते हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग फला, ये शर्म नहीं आती इनको? आप गृह मंत्री है देश के, पकड़ो उनको, जेल में डालो, गोली मारो। लेकिन वीरेंद्र जी देंगे, जहां बीजेपी की सरकार है, नहीं जहां बीजेपी गवर्नमेंट है सिर्फ वही तोड़फोड़ हुई, वही शांति भंग हुई। किसी भी बीजेपी शासित राज्य के लक्ष्य राज्य में शांति भंग नहीं हुई, सब जगह शांति से। मैं लौट रहा हूं आपके, वीरेंद्र जी से मैं जवाब लूंगा इसके ऊपर। वीरेंद्र जी, गवर्नमेंट आपकी है, इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनआईए, ईडी, तमाम एजेंसीज गवर्नमेंट क्या क्या, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है जैसे कि अभी, क्योंकि मुझे एक बहुत गंभीर विषय लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आंदोलन के आड़ में कुछ ऐसे भेड़िए घुस जाएं जो हम अंदाजा भी ना लगा सकें कि इनका मकसद क्या है। आंदोलन की तरह से रहना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आंदोलन ऐसी ताकतों के हाथ में ना चला जाए जो हम सोच भी नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अभी रविशंकर प्रसाद साहब ने तो नहीं, लेकिन ईडी ने बाकायदा खुलासा इस बात का किया है, और जो चीजें सामने आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट से जो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला है। मुझे लगता है ऐसे दरिंदों को तो अंदर किया जाना चाहिए अगर गवर्नमेंट के पास में ऐसे प्रूफ्स हैं तो। बिल्कुल निश्चित रूप से योगेंद्र जी आपने जो कहा है वही होगा, और सरकार इसके प्रति सचेत भी है, और जो लोग इस प्रकार से देश को तोड़ने के लिए, देश की व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए इस प्रकार फंडिंग कर रहे हैं, इस प्रकार के संगठन इस प्रकार की फंडिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि पत्थर बरसाने के ऊपर फंडिंग मिल रही है, आंदोलन करने के लिए 500-500 रुपए मिल रहे हैं, शाहीन बाग का आंदोलन किस प्रकार चल रहा है। जो भी मेरे मित्र कह रहे थे, हास्यास्पद स्थिति देखिए इन लोगों की, जिन लोगों ने पूरे देश का सिस्टम खत्म कर दिया था, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक संगठन के आरोप पे लगा रहे हैं जिस संगठन ने इस देश को पाला पोसा, जैसे किसने नाम बता रहे हैं, किसने? आरएसएस ने पाला पोसा। आरएसएस ने देश के जितने नुकसान किया है। आप जब बीच में बोले, मैंने संजय जा रहा हूँ आपके, बोले वीरेंद्र जी बोले। आजादी से पहले नहीं होगी, आप दलाली करते थे, आजादी के बाद आप सुने आप बोलिए। मुख्यमंत्री पाला पोसा आपने, समझ नहीं आती आप बोलने में। दोनों ऐसे बोखला गए, आरएसएस के नाम से ऐसे बोखला जाते हैं, बिल्कुल जैसे तो कोई इनसे सब कुछ छीन लिया आरएसएस ने, सब छीन, हिंदुस्तान छीन लिया आपने, हमारा सुकून छीन लिया देश का, और क्या छीन हो गया? उतना किसी क्या किया? एक बताओ, आपने आजादी के संजय जी बताओ कि क्या किया आपने? संजय जी, वीरेंद्र जी आप बोलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ, इनको बोलने दीजिए। यही तो सांप्रदायिक, आपने भी आरोप लगाए, उन्होंने बड़े धैर्यपूर्ण तरीके से सुना। बोलिए। गुजरात में 2000 लोग मारे, सुनिए। कम्युनिस्टों ने किया है, गुजरात में हमने मारे। देश की पूरी व्यवस्था समाप्त कर दी। मैं आऊंगा आप वीरेंद्र जी, आप रेगुलर आपने देश की सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया, इस देश की विरासतों को समाप्त कर दिया, सब कुछ सरकार। चलिए, ये तो बात हुई, लेकिन जो सीए की बात करते थे, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है और बहुत ही अच्छे एक वो भी है, वक्ता कहेंगे या लेखक कहेंगे, जो भी उन्हें कह सकते हैं, शशि थरूर जी अभी कल ही जेएलएफ में आए थे। उनका एक लाइन का वक्तव्य बहुत अच्छा, उन्होंने जो कहा कि सीए पर प्रस्ताव राजनीतिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल राज्य सरकार इसे रोक नहीं सकती। हाँ। कपिल सिब्बल जी ने भी कुछ इसी प्रकार कहा, और भी कुछ नेता हैं जो वरिष्ठ हैं, वो वकील भी हैं, नेता, और शशि थरूर जी तो एक बहुत अच्छे लेखक है, उन्होंने ये बात कही। उसके आप लोग तारीफ मानते हैं ना, शशि थरूर जो कहते हैं उसको यकीन तो करते हैं आप लोग? पूरी दुनिया करती है, हमें नहीं, पूरी दुनिया। नहीं, आप लोग खारिज बहुत जल्दी करते हो। अच्छे कपिल सिब्बल अच्छे हैं, अच्छे, लेकिन ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया, ये बड़ा चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। ये खुलासा किया, निश्चित तौर पर मैं भी मानता हूँ, और मैंने पूरे देश की जनता जानती है कि जिस प्रकार से वर्तमान समय में जो हिंसक आंदोलन हुए, यूपी में क्यों हुए, उसके पीछे किस प्रकार के लोगों का हाथ था। और जो भाई मेरे मित्र कह रहे थे संजय जी की केवल भाजपा शासित राज्य, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ,
यह भाजपा के खिलाफ इन लोगों की साजिश है। जहां जहां भाजपा की सरकार है उनके खिलाफ साजिश है कि उन्हीं राज्यों में पुलिस पत्थर फेंक रही है, पुलिस गाड़ियां जला रही है। किए जाए। राजस्थान के जयपुर को भूल रहे हैं, किस प्रकार की घटना हुई थी शास्त्री नगर में, किस प्रकार की घटना हुई थी दिल्ली रोड पे, किस प्रकार की घटना भूल रहे हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं आप लोग? एक समुदाय विशेष को बचाने के लिए आप इस प्रकार की राजनीति करेंगे? किस प्रकार से हिंसक घटना यहाँ पे हुई है वो भूल गए। शाहीन बाग में क्या हो रहा है क्यों नहीं बता रहे आप जनता को? कौन है उसके पीछे? आप कैसी ताकतें हैं, आपकी पार्टी उसके पीछे है। चले मैं आ रहा हूँ, आपकी पार्टी है उसके पीछे। उपेंद्र जी जुड़ गए, चले उपेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। चले मैं आ रहा हूँ। उपेंद्र राजपुरोहित जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। उपेंद्र जी, राहुल गांधी के दौरे को लेकर के अभी सवाल खड़ा किया बीजेपी की तरफ से कि ना युवा साथ है ना आक्रोश है युवाओं में। दूसरी बात कि जो वादे करके गए थे उनका क्या होगा? देखिए योगेंद्र जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी हमारे भाई चर्चा कर रहे थे, मैं थोड़ा 2 मिनट का समय अतिरिक्त दूंगा आपसे, तो मैं देरी से भी आया हूँ। देखिए पहले नहीं, आपका समय काटा जाएगा। समय का ध्यान रखना चाहिए, तो पेनल्टी नहीं। कल राहुल जी आ रहे तो निश्चित तौर पर हम तैयारियों के अंदर वहां व्यस्त थे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अतीत की बात न करें। हमारे पूर्वजों ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उस वक्त की परिस्थिति थी। ये दोनों पार्टियों में लागू होता है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस है। आरएसएस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। हम वर्तमान की बात नहीं, मेरे मित्र आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस ने देश को डुबो दिया। मेरी बात तो सुन लीजिए, मित्र को बात तो हमें वर्तमान की बात करनी चाहिए। वर्तमान हिंदुस्तान बेरोजगारी से जूझ रहा है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेवार है। और उसी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अनडेवलपमेंट को लेकर के युवाओं की आक्रोश रैली है। मैं आपको बता दूं, रैली कल है, आप जाके देखिए वहां पर अल्बर्ट हॉल के आसपास युवाओं का हुजूम देखिए। 24 घंटे पहले पूरे राजस्थान से युवा यहाँ पहुंच चुके हैं और जिलों से जो लोग आए हैं वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं वहां पर भी कि क्या हम लोग इतने पहुंचे वो यहाँ पर बैठ पाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, कांग्रेस कार्यालय के बाहर आंदोलन कौन से युवा कर रहे हैं? आप वहां भी गए, आप देखिए वो पता नहीं कौन है, क्या है, मुझे वो आपका है ये पता नहीं। मतलब वहां के युवाओं को पता है वो प्रायोजित। ये सारी देखिए, आपके कार्यालय के आगे वही जाएंगे जो आपके विरोधी होंगे, ये तय है। तो देखिए मैं क्लियर कर दूं, वो नारे आपके पक्ष में लगा रहे हैं लेकिन उनकी जेन्युइन मांग है। 2013 से वो जूझ रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये था, योगेंद्र जी का सवाल था कि कल की जो रैली, मैं आपको बता दूं, मैंने इसको जोड़ा हिंदुस्तान के पिछले 150 साल के रिकॉर्ड से। जो आरोप प्रत्यारोप लगता है साहब आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या, मैं कहता हूं चलो पीछे कुछ नहीं हुआ, अब कीजिए। अब हमें मौका मिल रहा है। अच्छी बात है, प्रतिपक्ष को यही कहना चाहिए। आपको हमने सब कुछ दे दिया, आपको सारी व्यवस्थाएं दे दी, उसके बावजूद इस वक्त युवाओं में आक्रोश है। और उसी आक्रोश के लिए कल यहाँ पर राहुल गांधी जी जो उस रैली के अंदर आ रहे हैं, अब देखना ये है। नाम तो युवा आक्रोश है। युवा आक्रोश रैली में बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, तमाम जो रोजगार की चर्चा होगी या सीए पे फोकस नहीं, सब बातों पर चर्चा होगी। युवाओं को आक्रोश खाली सीए पर नहीं है जी, क्योंकि चलिए मेरा एक सवाल, सीए भारतीय जनता पार्टी का लाया हुआ कानून नहीं है। ये कांग्रेस द्वारा बहुत पहले 1950 और 52 और 56 में लाया जा चुका है। कई बार इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, संजय जी तो अभी कुछ और कह रहे हैं। ये विरोध अमेंडमेंट का है, सीए का नहीं है। परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। बात यह है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसमें कहीं मुझे नहीं लगता कोई गलत है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, जिस प्रकार से इस सीए को मार्केट में लॉन्चिंग की है, इसकी लॉन्चिंग का तरीका दरार पैदा करने वाला है। क्वेश्चन उस पर है जी, धार्मिक आधार पे आप लोग क्वेश्चन उस पर है। चलिए मेरे 2-3 सवाल है सभी से आप लोगों से, क्योंकि यहां पे एक बड़ी बात रविशंकर प्रसाद ने कही है और उन्होंने ये कहा है कि जिसमें मेरा सवाल अभिषेक सांघी से होगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे शाहीन बाग में। शाहीन बाग एक बड़ा वो बन गया राजनीतिक अखाड़ा। देखिए आंदोलन और विरोध करने का किसी को भी होना चाहिए, लेकिन एक ये बात भी सही है कि पर्टिकुलर कुछ कॉलोनीज का रास्ता ही ब्लॉक हो गया शाहीन बाग के आंदोलन के कारण। इस पर गौर भी किया जा रहा चाहिए कि आंदोलन की एक लिमिट होती है। आप रास्ता रोक रहे हैं और फिर वहीं से सारी चीजें चल रही हैं। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी ने एक सवाल खड़ा किया बीजेपी के सामने। उनका यह कहना था कि मोदी साहब क्यों नहीं जा रहे शाहीन बाग, उनको तो 3 तलाक से बड़ा वो था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है। अब तो वहां पे महिला ही हैं। एक बार आंसू पोछने जाना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं दोनों से जानना चाहूंगा, अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के बीजेपी काफी उत्सुक है कि केजरीवाल कब जाएंगे शाहीन बाग,
लेकिन इनमें बहुत सारी बातें, आपके इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय भी चाहिए होगा। सर्वप्रथम देखें कि सीए लेकर कौन आया है। ये केंद्र लेकर आता है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर शामिल होता है और राज्यों को इस पर अधिकार नहीं होता। और एक्ट जो लागू हो चुका है तो राज्य सरकार बाध्य है कि इस एक्ट को माने, ये पहली बात है। तो अरविंद केजरीवाल जी अगर आप बात करें तो उस चीज का क्या कर सकते हैं, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, उस पर प्रकार ब्लैकलैश नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, इस समय आप दूसरी चीज भी समझिए, यहाँ पर जो है भाजपा बहुत हद तक कामयाब हो गई, वो है पोलराइजेशन क्रिएट करने के अंदर। हम एक आम आदमी पार्टी के रूप में पूरे भारत को लेकर चलते हैं। मुसलमान भारतीय मुसलमान है तो हमारा भाई है, हम उस पर कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, उनके रिलीजन पे कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता। लेकिन भाजपा ये चीज कर रही है और इसने जो भारतीय मुसलमानों के लिए तो सरकार साफ कह रही है ना, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं इस एक्ट में आपको और बात बता दूं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही, इससे भारतीय नागरिक को और भारतीय मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। और खासतौर से अगर देखी भी जाए, अगर कोई बाहर से अगर कोई मुसलमान व्यक्ति अगर यहाँ पे आके बसता है तो जो पुराने प्रावधान थे उनके पास वो प्रावधान आज भी अवेलेबल है, तो ये चीज ठीक है। लेकिन जो इसके पीछे काम था, एक आप अपफ्रंट किसको लेके आ रहे हैं, आप अपफ्रंट चला रहे सीए को, और पीछे क्या चल रहा है, पीछे इकोनॉमिक बैकड्रॉप चल रहा है जिसके ऊपर चर्चा करने से बचती है हमारी भाजपा केंद्र की सरकार। दूसरी चीज, साथ में अभी एक बहुत बड़ा हुआ है, 45,000 करोड़ का एक ठेका इंडियन नेवी की तरफ से, जिस पे ऑलरेडी ऑब्जेक्शन उठा दिए गए हैं, वो जा रहे हैं अडानी साहब को, बड़े फाइनेंस करें, बड़े फंडिंग होती है, तो खेल यहां पे चल रहा है। तीसरी चीज ये देखी जाए, अभी जो हालात भारत में हुए हैं उससे हमको डेमोक्रेटिक इंडेक्स पे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में माने जाते हैं, लेकिन हमारी जो आज पायदान की कीमत है वो 50वें स्थान पर भी नहीं रही। अरविंद केजरीवाल जी का जहां तक उल्लेख है, अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं इस चीज को देखा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर कोई किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में कोई बात है, कोई धरना प्रदर्शन है, वो जायज है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक्ट आम आदमी पार्टी की सरकार से संबंधित नहीं है, केंद्र की सरकार से संबंधित है, तो नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए या किसी को जाना चाहिए, ताकि इसका सुलझाया गया जाए। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम जयपुर में राहुल गांधी के दौरे और सीए को लेकर के जिस तरह की उठाफटक चल रही है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। ईडी का दावा है कि 73 बैंक अकाउंट्स में 120 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं और पीएफआई को फंडिंग हुई है जिसने हिंसक घटनाएं की हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ताकतें कोई हों, आंदोलन डेमोक्रेटिक सिस्टम से करने का सबको अधिकार है, लेकिन हिंसक घटनाएं और अगर दूसरे के पैसे से अगर आंदोलन भड़क रहे हैं तो उनका मकसद कुछ अलग है। इससे हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज 10 लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, 20 लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम विरोधी दल के हैं, हम इस बात से सहमत नहीं है। सहमति और असहमति का दौर चल सकता है, लेकिन उन ताकतों को जरूर पहचानने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलनों के बीच में ऐसे भेड़िए घुस जाएं जो एक समय के साथ अगर उनकी पहचान नहीं हुई तो बड़ा नुकसान इस देश को उठाना पड़े। तो चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं वीरेंद्र शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, अधीर रंजन चौधरी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने एक बात कही है। जब रविशंकर प्रसाद साहब, रविशंकर जी ने लगातार ये बात हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शाहीनबाग कब जाएंगे। ये क्यों बीजेपी शाहीनबाग अरविंद केजरीवाल को भेजना चाह रही है? अरविंद केजरीवाल कह भी नहीं रहे, वो एक आंदोलन कोई भी हो, तो ये बात भी घूम घूम के क्यों आ रही है? दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने काउंटर किया है कि मोदी साहब को जाना चाहिए वहां पे। 3 तलाक को लेकर के कह रहे हैं कि अभी तक हमेशा मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय होता रहा है और तो मुस्लिम बहनें ही बैठी हुई हैं, कि अधीर रंजन चौधरी का आरोप है। इस पर कुछ रिएक्शन होगा आपका? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी, संजय जी क्या कहते हैं, मैं उनकी बातों से ज्यादा वो नहीं रखता, क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको अधिकार है कहने का। लेकिन मेरे मित्र ये कभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार में राजस्थान प्रथम स्थान पर आ चुका। सर, आपको जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। देखिए, आप उसका जवाब दे, राजस्थान में क्यों आ रहे हैं? आप यूपी में जाइए, आप गुजरात में जाइए, आप अपनी सरकार में देख रहे हैं, बताओ गुजरात में क्या क्या हो रहा है। इंडिया, अरे आप तो उसका जवाब देखिए, आप उसका नेता इस देश को, आप उसका दोनों चुप रहिए, एक बात सुनिए उपेंद्र जी के मामले में राजस्थान, उपेंद्र जी एक मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, राजस्थान का मेरा एक बार सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सर सुनिए। आपने बेरोजगार महासंघ से किया हुआ वादा पूरा किया,
आपने विधानसभा उपेंद्र जी एक बार मेरा सवाल सुनिए। 34,000 रिकॉर्ड है। वीरेंद्र जी सुनिए, हम डाइवर्ट हो जाएंगे, अपने अपनी बात आप कहिए, समय भी कम है हमारे पास में। मूल जो सवाल है मैं उन पे जाना चाहूंगा। आपने कहा कि मेरा सवाल जो है, लगातार रविशंकर प्रसाद साहब, स्मृति ईरानी, आपकी पार्टी के तमाम नेता, संबित पात्रा जी, सब लोग ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कब जाएंगे शाहीन बाग। क्यों बीजेपी इतनी लालायित है अरविंद केजरीवाल को वहां भेजने से? अरविंद केजरीवाल का अपना एजेंडा, वो जाए ना जाए, बीजेपी इसी में क्या उलझी हुई है कि अरविंद केजरीवाल कब जाएंगे वहां पे? दूसरा, अधीर रंजन चौधरी ने जो अभी कहा है कि मोदी साहब को तो जाना चाहिए वहां पे, कि वो 3 तलाक और मुस्लिम बहनों के लिए जितनी फिक्र उनको थी, तो एक बार जाके देख के आना चाहिए कि वास्तव में उनकी प्रॉब्लम क्या है। जी देखिए, जिस प्रकार से इस देश को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र की सरकार जो कानून लेके आई सीए, और उस कानून के खिलाफ जिस प्रकार से हिंसक आंदोलन हुए, और यहां तक कि हिंसक आंदोलन तो हुए जो हुए वो तो एक बहुत ही शर्मनाक करते थे। उसके साथ साथ कांग्रेस की सरकारें जो लोकतंत्र के मंदिरों में जिस प्रकार के कृत्य कर रही है, इस कानून के खिलाफ जिस प्रकार के प्रस्ताव लेकर आ रही है, और उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव सही नहीं है। आ रहा हूं उपेंद्र जी, आ रहा हूं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हाँ, वहीं पे रूट पे आएंगे, थोड़ा सा घूम के आ रहे हो, थोड़ा सा विषयों को और इन सब फ्लूड विषयों और को हो रहा है। लेकर आप आ रहे हैं सोच आपके सकते पास हैं में। कि हाँ, किस प्रकार की शाहीन बाग के ऊपर किस आगे प्रकार ना की रूट पे आ रहे राजनीति हो। हो रही है। हाँ। शाहीन बाग के पीछे कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो शाहीन बाग का आंदोलन करवा रही है। और इसके साथ साथ आप देखिए, दिल्ली की जनता त्रस्त है शाहीन बाग से, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा कि शाहीन बाग का रास्ता साफ कीजिए, शाहीन बाग में लोगों को आवागमन करने दीजिए। वो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सुनिए, मैं बोलना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर जो है, सर सुनिए अभिषेक जी, कानून व्यवस्था सुनिए, कानून व्यवस्था का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गृह मंत्रालय का है। अगर ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, निश्चित रूप से परेशान हो रही है, जब किसी का रास्ता रुक जाता है, चाहे 1 कॉलोनी हो चाहे 10 कॉलोनी हो, उनका रास्ता खुलना चाहिए। मैं भी अपील करूंगा इस बात को लेकर के, इतना हक किसी को नहीं होना चाहिए कि आप आंदोलन की आड़ में पूरे रास्ते ही ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल पे क्यों बोल डाल रहे हैं? ये तो केंद्र सरकार का काम था कानून व्यवस्था को संभालना, क्यों नहीं खुलवा रहे हैं रास्ता? देखिए, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से संभली हुई है। हाँ, कानून व्यवस्था फिर शाहीन बाग पे क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? फिर आप अरविंद केजरीवाल जाके खुलवाएंगे वहां पे जाने से सबसे बड़ी बात ये बात है। चुनाव है ना सर? सुनिए जिस प्रकार से सड़क बैठी हुई है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए शांतिपूर्वक उन्हें समझा के उन्हें हटाए। आप हटा दो। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री हैं। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है, आप लगाओगे केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की कानून व्यवस्था भी है, पूरे देश की कानून व्यवस्था भी है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से वहाँ केंद्र सरकार चाहती है कि कोई किसी प्रकार का कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं हो, जिससे कि जिस प्रकार के वक्तव्य अभी मेरे मित्र सर ये दे रहे, फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों भेजना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल तो अपील कर देंगे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए। बिल्कुल किया है, और साथ ही मैं कहना चाहूंगा अपील कर रहे हैं शाहीन बाग में बैठे हुए हैं उनसे कि आप वहां हटिए, आमजन को आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी अपील की कि वहां से हटिए आंदोलन से, आम जनता को तकलीफ हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी अपील की। चलिए, तो आप फीता अरविंद केजरीवाल से कटवाना चाह रहे हैं शाहीन बाग का? अरविंद केजरीवाल जी को करना चाहिए जी। समझा? वो जब वो आप ये देखिए सर, आप ये देखिए योगेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल को लेकर के, उनके मफलर से लेके, खांसी से लेके, आपके संबित पात्रा साहब ने किस किस पे कमेंट नहीं किया, अब उनकी खामोशी पे भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट नहीं, आप देखिए लोकसभा चुनाव से पूर्व अरविंद केजरीवाल जी मोदी 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 नाम की माला जपते रहते थे। जैसे ही उन्हें लगा कि इस देश ने पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी में विश्वास प्रकट किया है, मोदी जी का वापस शासन लेके आए हैं, तो उन्हें लगा सर 19 के चुनाव में पूरे देश ने माला जपी है मोदी की। 2019 के चुनाव में पूरे देश ने माला जपी है मोदी की, विरोध ने भी मोदी जपी, और जिन्होंने वोट दिया उन्होंने भी मोदी जपी। तो आप इसके लिए जिस व्यक्ति के कारण और जिस आंदोलन के कारण आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, आम आदमी पार्टी उस व्यक्ति को भूल चुकी है, अन्ना हजारे जी को भूल चुकी है। यहाँ तक कि अन्ना हजारे जी ऐसा भ्रष्टाचार, आप आम आदमी पार्टी के एजेंडे में बात कर रहे हैं, प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि गलत फहमी है और आपकी जानकारी भी नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ आज कांग्रेस पॉलिसी से हम काम करते हैं। आपकी बीजेपी पार्टी दिल्ली के अंदर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है?
चले मैं देखो माफी चाहूंगा, मैं राहुल गांधी का दौरा सीए से बाहर नहीं जाना चाहूंगा। देखिए वीरेंद्र जी मत दीजिए आप उत्तर, प्लीज। हाँ समझ आ जाएगा आपको। चलिए चलिए अपन देखिए अपने एजेंडे पे आना चाहेंगे। बिल्कुल हमेशा कि आम आदमी पार्टी विजय होगी और जबरदस्त विजय होगी। फिर यहाँ पे संजय माधव साहब के पास में जाना चाहूंगा। संजय जी, एक बड़ी ये जो खबर ईडी के हाथ में निकल के आ रही है, देखिए ये कह देना कि ये तो साहब हाथ की बात है, एजेंसीज को हाईजैक कर रखा है, वो किसके कमांड से चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीनस्थ हैं। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि एजेंसीज को फ्रीडम, अगर आप लोगों को लगता है कि दबाव में है तो उनको फ्री करिए। पार्लियामेंट में ये बात क्यों नहीं कही जाती है, चर्चा करिए उस पर। अब हर पार्लियामेंट मेंबर को अपना एक पर प्राइवेट बिल लाने का राइट है, तमाम चीजें चर्चा कराने का उनका राइट है। अगर 120 करोड़ रुपए 73 खातों में अगर जा रहा है और वो पैसा केवल हिंसक घटनाओं के लिए काम लिया जा रहा है, तो देखिए इसकी डेप्थ क्या है या किसके दबाव में है। इश्यू ये नहीं है, एक आम आदमी ये चाहता है कि वास्तव में ऐसी ताकतों के हाथ में ऐसे आंदोलन खेले जा रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं आपको कुछ पीछे ले आना चाहूंगा। आप कह रहे हो ना इतने गंभीर होने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा वाले जो है इनकी, मैं इस बात को इसलिए काला धन आएगा 14 में मोदी जी सरकार में आए, काला धन पड़ा हुआ है बैंकों में, इतना काला धन पड़ा है कि मेरे सरकार में आती है 1 महीने के अंदर सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। फिर नोटबंदी, फिर नोटबंदी आई, नोटबंदी मुझे नोटबंदी आप फीस दे दीजिए। आलू से सोना बनाने की, अगर नोट आलू से सोना बनाने की भी याद है आपको? सोना बनाने वीरेंद्र जी एक बात सुने। अब ईडी की लाए, अब इसका कानून मंत्री है, वो बता रहा है जनता को। जनता को क्यों बता रहे हो आप तो उनको पकड़ो। जिस किसी के खाते में पैसे आए हैं, आपको लग रहा है गैर कानूनी काम हो रहा है, देश के खिलाफ काम हो रहा है, तो आपका दायित्व जनता को टीवी पर बताया नहीं है। आपका काम है उनको पकड़ करके जेल में डालना, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना। वो काम तो आप कर नहीं रहे। ये क्या है, मुझे बिल्कुल ये लोग जो है, ये लोग जो है, और दूसरी बात फांसी के फंदे से बचाने का आप काम कर रहे हैं। फांसी के फंदे का आप नाम मत लीजिए। बुरे बुरे फूल बना करके बताइए आप फांसी के फंदे का काम कर रहे हैं। हम कैसे बचा रहे? सरकार आपकी हम बचा रहे? क्या बात है सरकार फांसी के फंदे से बचाने मैं दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, विचारों से कानून प्रभावित होता है क्या? कैसे बचा रहे हैं? विचारों से कानून और अदालतें प्रभावित नहीं होती हैं, उनको अपना काम करना है। ये लोग इस दोष को जो है नहीं होते, लेकिन देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? आप तो रेपिस्टों की मदद करने का कार्य कर रहे हैं। रेपिस्ट आपका जेल बना दिए, रेपिस्ट आपके जेल में है आपके, अरे जेल में है, जेल में है, जेल में है, साथ में हो गए कोर्ट में कौन से आतंकवादियों के राजनीति कर रहे हैं आप? चले जेल में आप बचा रहे हो, आप किस आप तो रेपिस्टों का सर बहस कहीं से शुरू कर लीजिए, रेप पे आकर के रुक जाए। राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री आपके, जवाब दीजिए आप। कुलदीप सिंह सेंगर किसका है? जेल में है, जेल में आपने सोचा है, आपने सोचा किसने डाला? आपने बचाया, कहाँ बचाया है? उस लड़की को जेल में डाल दिया। हम तो जेल में लड़की को जेल में डाल दिया आपने, शिकायत करने वाली लड़की को जेल में डाल दिया। देखिए सुनिए, इस जगह मैं दखल देना चाहूंगा, बात कर। चलिए ये मुद्दा वैसे डाइवर्ट हो जाएगा क्योंकि सेंगर के डाइवर्ट करना, सेंगर में कोई डाउट नहीं है। अदालत के डंडे से अदालत के डंडे से अंदर। चलिए मैं अजमेर के अंदर बच्ची के बलात्कार जुलूस दिखा, तिरंगा लेकर के पक्ष में बलात्कार की भाजपा चाहिए आपको। आप जेएनयू समझ नहीं आती आपको? आप बलात्कार को धर्म के आधार पर देते हैं, ये हिंदू का बलात्कार, मुसलमान का बलात्कार। शर्म आनी चाहिए आपको। साथ खड़े हैं आप, किस प्रकार आपको शर्म आनी चाहिए? टुकड़ा टुकड़ा के एक भी बताओ, मैं किसी वीडियो बना के तो आपने देवेंद्र सिंह डीएसपी देशद्रोही का कानून नहीं लगाया, कन्हैया कुमार देशद्रोही, उस पर सेडिशन का चार्ज लगाया। और जो पकड़ा गया आतंकवादी मदद करते हैं, उसका संसद के हमले में नाम आया, उसको आज तक बचा रहे थे। देवेंद्र सिंह आज भी देशद्रोह का आतंकवादी है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप बचा रहे हो, ये बचा नहीं रहे, जेल में डाल दिया। जेल में है वो, पकड़ा गया वो भाई साहब, तो जानना पड़ेगा आपको। लेकिन संसद पर हमले में नाम आया उसका, नाम लिया उसका नहीं है, जो लटकाने भटकाने का काम आपने लटकाया, आपने बचाया करेगा वो जेल में होगा, चाहे कोई भी हो। मैं उपेंद्र जी देवेंद्र सिंह जी ने बचाया, उपेंद्र जी के पास, उपेंद्र जी ने बचाया, आपने बचाया, चले आपने बचाया,
कठुआ ब्लॉक में आपने बचाया, कुलदीप सेंगर को आपने बचाया, बलात्कार की पार्टी आप है। लंबी फहरिस्त सब आनी चाहिए आपको। फहरिस्त निकालू आपकी। गुजरात में गुजरात में आपको की शर्म जाती है, आपको की शर्म जाती है। पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं आप, पाकिस्तानियों के साथ बलात्कारियों के आधी रात को पहुंचते हैं आप। पाखंडी हो आप, झूठ बोलते हो। पाखंडी क्या आप? जेल दो उनको, आतंकवादी आपकी सरकार जेल भेजो मैं, आपकी सरकार जेल भेजो मैं, पश्चिम बंगाल की हालत जो की है वो जेल भेजो मैं, जेल चैलेंज करता हूँ आपको, आपकी सरकार को, आपके गृहमंत्री को, अमित शाह को जेल भेजे। वीरेंद्र जी हम देशद्रोही है, जेल भेजो। हम पाकिस्तान के साथ जेल भेजो, आपके पास सरकार है, आपका गृहमंत्री है, कानून है। चलो अच्छा हुआ पाकिस्तान। अरे हमने नहीं कहा, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो, आप बकवास कर रहे हो, आप झूठे आरोप लगा रहे हो, झूठे आरोप मैं लगा रहा हूँ। हम तो मैं एक बात कहता हूँ कि चलिए ये फिर मैं कहूंगा कि देखिए हम मुद्दों पे वीरेंद्र जी सुनिए नहीं आपने एक बात बोली, सुनिए एक बात सुनिए। इन्होंने सेंगर का नाम लिया और चिन्मयानंद का नाम लिया, उसमें कोई गलत नहीं किया, रेपिस्ट है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए और ऑब्जेक्शन क्या रहा? और आपने कहा कि आपने सीधा आतंकवादी बता दिया कॉमरेडों को, कहां से हो गए? अब डालिए अंदर, ये कह रहे हैं डालिए अंदर, ये कह रहे हैं डालिए आप अंदर। अगर है तो आप डालिए। ये लिहाज किस बात का किया जा रहा है सरकार की ओर से? अगर आतंकवादी को आइडेंटिफाइड हो रहा है तो उसको डालना चाहिए अंदर। जो भी इस देश के खिलाफ बोलेगा, इनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, इनको आती है। मैं समझता हूँ इससे भारत माता की जय सब बोलते नहीं बोलते, आपके सामने बोल रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी। सर वीरेंद्र जी ऐसे मत कहिए, नहीं गलत कर रहे हैं आप। कम्युनिस्ट पार्टी भारत माता की जय नहीं बोल रही। जिस देश का आप बोले, आप गोडसे की जय बोलते हैं, हमें नहीं है वो देश, आप गोडसे को मानने वाले, आप महात्मा गांधी को हत्यारे आप है। सर आप कह रहे हैं, लेकिन कहने भर से नहीं है, ये आपके सामने कह रहे हैं भारत माता की जय। कौन नहीं बोल रहा? सीताराम येचुरी नहीं बोलते, वृंदा करात नहीं बोलती, क्यों संविधान को आप नहीं मानते? कौन नहीं बोलता? बार बार सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष रहे, वो भारत माता की जय बोलते थे। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि जब हम ये देश बस इनके कैसे बोलो, लेकिन मास्टर तो हमें स्ट्राइक पे उंगली करेंगे तो आप सर्कस के किरदार क्यों बन रहे हैं? हम आप क्यों बन रहे हैं किरदार? स्ट्राइक पे उंगली हम विपक्ष है, हमने नहीं उठाया। हर जगह हम कहां से कहां जा रहे हैं? चलो मैं वीरेंद्र जी आगे बात करना चाहूंगा। चलो मैं राहुल एक बात कही, राहुल गांधी को लेकर के एक बात सामने आएगी और बीजेपी इस बात को लेकर के कह भी रही है। सतीश पूनिया ने भी इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए हैं कि जयपुर में राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन 2018 में जब असेंबली इलेक्शन थे उन वादों को भी ख्याल करना होगा। युवाओं के लिए वादे करके गए थे कि हम इतना उनको पैसा देंगे, मैनिफेस्टो जो जारी हुआ था, कांग्रेस का संकल्प पत्र, और दूसरा किसानों की बात कही है, उस पर भी कुछ बोलेंगे? कौन से आक्रोश की बात की जा रही है? पहली बात तो मैं बता दूं, ये आरोप जो लगा रहे हैं सतीश जी पूनिया साहब, सरासर झूठा आरोप है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो बेरोजगारों का भत्ता 500 रुपए बढ़ा दिया गया है, और बेरोजगारी के जो पिछले डेटा थे उन्हें पिछले 5 महीने के अंदर करीबन 15 से 20% का उछाल आया है, यानी रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए हैं, उन सबको पैसा रिलीज किया जा रहा है महीने टू महीने। तो ये मैं आपको मेरे मित्र एक भी नाम बताएंगे जिसको रिलीज किया है? कौन से सपने देख रहे हैं रिलीज कराने वाले? सुनिए मैं सतीश पूनिया जी के आरोप का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रमाणित है मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाके देख सकते हैं, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी जाके देख सकते हैं कि युवाओं का, आप फेसबुक पे जाके देखिए। चलो फेसबुक मतलब इतना बढ़ चढ़ के युवा पूछ रहे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, 500 रुपए बढ़ गए, मैं तो ले ही नहीं रहा, 3 महीने हो गए, अब भरूंगा, यानी वो चीजें देखिए कितना ज्यादा क्रेज हुआ है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, तो योगेंद्र जी पिछले 1 साल पहले राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के पहले साल के अंदर करीबन 52 से 53 हजार नौकरियों मतलब जो एग्जाम होते हैं उनके रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दे दी गई है, और अभी करीबन 70,000 भर्तियों की और घोषणा कर दी गई है, जिनके जैसे कांस्टेबल का है, रीट का है, स्कूल लेक्चर का है, कॉलेज लेक्चर का है, और भी बहुत सारे जो सब ऑर्डिनेट में एग्जाम है उन सबकी घोषणा कर दी गई है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो युवाओं के लिए भत्ते से लेकर के कंपटीशन एग्जाम की व्यवस्था कर दी गई है। किसानों के लिए आप देखिए यूरिया आज
सीएम साहब ने पाबंद भी कर दिया कि कोई भी किसान को यूरिया या खाद से संबंधित किसी तरह की समस्या होती है। अभी गांव में गए थे तब उन्होंने बाकायदा किसानों से डायरेक्ट बात की है कि आपने अगर से खरीदा है बाजार से तो बाकायदा तहसीलदार को वहीं पर कहा है कि अगर किसी किसान ने पैसों से खरीद लिया लेट होने कारण तो उसको पैसे दिलाए जाए, खाद नहीं मिला तो पैसे दिए जाए। इससे ज्यादा संवेदनशील सरकार क्या हो सकती है? ठीक है, आरोप लगाने पर कुछ भी लगाए, लेकिन आरोपों का कहीं पर प्रमाण। जो आक्रोश है किसके खिलाफ है? केंद्र सरकार के खिलाफ? आक्रोश केंद्र के खिलाफ है कि हिंदुस्तान के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं, ठहरे हुए पानी है। देखिए, बहते हुए पानी के अंदर हजार गंदगियां बह जाती है। आप भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है, मैं दोनों के लिए कहूंगा कि इस वक्त चूंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है तो आप पीछे की दुआई ना दें। हो गया, चलो बर्बाद हो गया था हिंदुस्तान, आप क्या कर रहे हैं? आप उस बर्बादी को किस प्रकार से रोक रहे हैं? ये बड़ा एक यक्ष प्रश्न है इस वक्त कि आप हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं। आप उसकी बात कीजिए, आप इसकी बात मत कीजिए कि ये, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपने ये जल्दी कर दीजिए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया है ना, उस पर मत जाइए। आप ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया। चलो 5 साल में आपने कुछ गलतियां कर दी, उनको स्वीकार करिए, आगे बढ़िए, देश को आगे ले जाइए, उसको रोकिए मत, उसको बर्बाद होने से रोकिए। और तीसरा, देखिए, मैं यहां पर कॉमरेडों के बारे में कहूंगा, शायद मेरे साथी अभी मेरे पे नाराज होंगे, हिंदुस्तान की बर्बादी में कम्युनिस्टों का 1000% रोल है। और ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं फिर ये मुद्दा भटक जाएगा और मैं चाहूंगा कि इस पर भविष्य में कभी और कारण बता रहा हूं। हिंदुस्तान कारण तो बता दीजिए। इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान में, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी दरार पैदा कर रही है, वैसी दरार पैदा करने में, हिंदुस्तान को भड़काने में, युवाओं को बड़गलाने में सत्ता में बीजेपी के साथ साथ कम्युनिस्टों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस ने इस पर एक लंबी बहस की जा सकती है, सैकड़ों इस पर प्रमाण है। वीरेंद्र जी राहत की सांस ले रहे हैं, ये भी इस मामले माहिर है। इन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नहीं है ना, कांग्रेस ने हमेशा स्वार्थ की बात की है। नाम क्या है? स्वार्थ या सौहार्द? सौहार्द। अच्छा स्वार्थ की बात की है। कांग्रेस ने हमेशा सर्वभाव की बात करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है, कभी बांटने की बात नहीं करती। बांटने की बात आप दोनों को सिख नरसंहार आपका सौहार्दता, बांटने की बात आप दोनों को मुबारक। हमने पैदा किया, ईश्वर आपको सद्बुद्धि हमने पैदा किया और आपको सद्बुद्धि दे कि आप कम से कम ये तो मत करें, हिंदुस्तान क्या दे रहे हैं इस देश को आप करिए। एक बात और बता दीजिए, आप तो एक बात और बताइए कि जो खुलासे कर रही है कि 120 करोड़ रुपए 73 अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है और वो पैसा किनसे घटनाओं के लिए काम लिया गया। बड़ी चौंकाने वाली बात है। ऐसी घटनाएं अगर कहीं से फंडिंग होकर के गैर आंदोलनकारी हाथों से अगर आंदोलन को हाईजैक किया जाएगा तो मैं एक रिएक्शन चाहता हूं उस पर। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैं आपको इसकी जांच होती है। ईडी में पैसे का जो फंडिंग हो रही है वो भी साजिश है। मेरे खाते में कोई पैसा जमा करवा दे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे खाते में कोई पैसा जमा करा सकता है। हाँ, मैंने थोड़ी कहा उसको जमा कराने के लिए। तो मुझे इस वक्त, देखिए चुनाव है, आप समझिए योगेंद्र जी, चुनाव के समय पर इस प्रकार की घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं पिछले 5 सालों से 6 सालों से घटती आ रही है। तो यहां कहीं न कहीं, मैं प्रमाण तो नहीं है लेकिन कहीं न कहीं मेरा अंदेशा है, इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी मास्टरमाइंड है, जो इस खेल को खेलने में माहिर है, उनका कहीं न कहीं इसमें रोल है कि उन्होंने इसमें बड़ा खेल रचा है। अभी तो जांच का विषय है। 120 करोड़ रुपए मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ने ट्रांसफर करा दिए? प्रचार हो गया, बीजेपी हजारों करोड़, ये हजारों करोड़ का प्रचार कर रहे हैं। 120 करोड़ इस खाते में भी डाल दिए, चलो डाल दो जहां से भी। और वो संगठन किसका है? कौन सा? जिसके खाते से ये हुए ट्रांसफर। अब ये तो जांच का विषय, जांच का विषय, ये तो जांच का विषय है। आपने ये कह दिया कि बीजेपी ने कराया। मुझे डाउट है, आपके नेता को क्यों, मुझे डाउट है, क्यों नहीं बता रहे कि कहां से आए? वो तो आज की घटना बताएंगे, आज की घटना तो आज की आप दे देंगे उसका इस प्रकार की। अब मेरे खाते में, मेरे खाते में राहुल गांधी कैसे बच्चे मत बनिए। जैसे मैं राहुल गांधी मेरे खाते में 50 लाख डाल रहे हैं, राहुल गांधी थोड़ी है, बच्चा मत, क्या बात कर रहे हो आप लोगों को? आप लोगों के खिलाफ जो बात जाती है आप उसको कुछ भी नहीं देते, आप बड़े बड़े गप्पे मार देते हो, आप झूठी बातें कर देते हो, उस पर कोई बात ही नहीं है। तब जवाब तो सुन लो उनसे। आपने साजिश का आरोप, अरे सर आपको बच्चा, ये तो कह रहे राहुल गांधी की तरह ये भी कुछ कह सकते हैं। आपने साजिश का आरोप लगाया बीजेपी पे पैसे के लिए, एक बार सुन तो लीजिए उनका जवाब। राजस्थान की दरार पर कांग्रेस के एक बड़े नेता कल आ रहे हैं और मेरे जो मित्र हैं वो कांग्रेसी विचारक भी हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी, क्योंकि वहां देख के भी आए हैं। तो राहुल गांधी जी की जो वो है एक ओरा जो उन्होंने बनाया देश में, उसका कुछ असर मेरे मित्र के ऊपर भी आ गया। क्या बनाया उन्होंने ऐसा? क्या बनाया उन्होंने? बोल रहे थे जैसे अभी ये बोल रहे थे मोदी का क्या हो रहा है?
राजस्थान देश में पहले नंबर पे भ्रष्टाचार पे क्यों? आपकी सरकार ने राजस्थान को गुड गवर्नेंस का, आपकी सरकार ने, आपकी केंद्र सरकार ने, आपकी केंद्र सरकार ने, आप बताइए, आपकी केंद्र सरकार ने वादा किया कि 4 साल में कभी भी बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। आपने कैसे बिजली का बिल बढ़ा दिया? आपके वादे कहाँ गए? आपने वादा किया था संविदा कर्मियों को नियमित करने का, क्यों नहीं वादा किया? और जो बेरोजगारी एक भी युवा को आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हो? अरे आप कैसे बात करते हो? मासूम आपके मंत्री विदेश में मौज मारते थे। आप क्या है, टिड्डियां फसल चट करती रही। ऐसा हुआ कि 9 महीने में एक बार भी की फसल को जिन्होंने कोई भी शायद पाकिस्तान से आपने भिजवाई होगी। सुने मैं दोनों पाकिस्तान जाता है। वीरेंद्र जी एक बात सुनिए, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। का बैकलॉग बनने, अरे सर, या तो पैसे की साजिश का जवाब दीजिए आप, या तो पैसे की साजिश का जवाब दीजिए। दोनों सुन लीजिए। अब टिड्डी की बात ही आ गई है सर, टिड्डी को लेकर के ना स्टेट गवर्नमेंट गंभीर रही और ना केंद्र सरकार गंभीर रही। टिड्डी नियंत्रण दल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ है, वहां असिस्टेंट डायरेक्टर को तो नींद ही आती, उनको यह पता नहीं लग पाया कि टिड्डियां कब आकर के 12 जिलों को चपेट में लेकर के चली गई। दूसरा, आप लोग कोशिश करिए, इतने किसान के आंसू पहुंचने के लिए आगे आइए। एक बार सुन लीजिए सर, मैं दोनों को, अरे सर सुन तो लीजिए, सर सुन लीजिए एक बार, सर एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। अरे सर सुनो प्लीज उपेंद्र जी, प्लीज सुनिए आप। सर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पग फेरे की कोई जरूरत नहीं किसान को। सीआरएफ में टिड्डी के नुकसान को शामिल कराइए ताकि उस किसान को पैसा मिल सके। क्लेमेटरी रिलीफ फंड मानिए उसको, तब पैसा मिले। होने से क्या होता है, जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 900 सर सुनिए, 900 करोड़ के नुकसान पे अगर 46 दवाइयां किसने उपलब्ध करवाई? अरे सर मैं तो ये कह रहा हूं, 900 करोड़ की फसलें चौपट कर गई 12 जिलों के अंदर। आप उस किसान के बारे में सोचिए। बिल्कुल, हम तो सोच रहे हैं। सीआरएफ में शामिल कराइए उसको, सीआरएफ में शामिल कराइए दोनों पार्टियां। यहां से मैं तो कहूंगा सर सुनिए, सीए के खिलाफ जिस तरह से प्रस्ताव पारित हुआ, यहां पे एक प्रस्ताव यह भी पारित होना चाहिए था कि टिड्डी के नुकसान को भी सीआरएफ में शामिल किया जाए ताकि किसान के लिए एक हमदर्दी होती कि हाँ, राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के नेताओं ने यह भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। सर उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे सर उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये टोकरा अगर ज्यादा दिल्ली की तरफ ले जाते तो ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था उससे। बीकानेर से उठा के ले आए नौका से। सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है इन विषयों पर। चलिए संजय जी आपको जवाब दे रहे हैं अभी, उपेंद्र जी को जवाब सुने, आपने अपना जवाब दे दीजिए, पिछली सरकार जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। प्रदेश में पहली बार हुआ। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, एक बड़ी बात, गाय मरी थी, मुख्यमंत्री का नाम लिया। आपके मुख्यमंत्री किसान अपनी लिख के दे रहा है। आपका जो ऋण माफ किया था, अगर ऋण माफ हो जाता है तो किसान अपनी मौत के लिए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को क्यों जिम्मेदार? चलिए मैं माफी चाह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं। है जवाब इस विषय का। तो चलिए, राहुल गांधी मंगलवार को राजस्थान के दौरे पे आ रहे हैं कि जयपुर आ रहे हैं और यहाँ युवा आक्रोश रैली उसको नाम दिया गया है। कितना युवा पहुंचेगा, कितना आक्रोश होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो चौंकाने वाली चीजें सीए को लेकर के आ रही हैं, वो निश्चित रूप से अगर सरकारों की नोटिस में है तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो देश माफ नहीं करेगा। केवल बस एक राजनीतिक एजेंडे बनाने के लिए चीजें सामने नहीं आनी चाहिए, वह असर भी दिखना चाहिए कि ऐसी हरकतें करने वालों का अंजाम क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।